गाइज़ ये रहा क्लास 11 का जो हिंदी आर्ट्स है, यानी कि जो आज का मतलब कि मतलब इंटरमीडिएट से जो कोर है आज मतलब क्या सेकंड सीटिंग में जो होने वाला है वो क्वेश्चंस आ चुका है। तो जल्दी से देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाएगा, यही प्रश्न आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वो यही प्रश्न रहेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आज ही आपका सेकंड टर्म एग्जाम है जो आर्ट्स कैटेगराइज के हैं उनके जो हिंदी कोर है। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप मतलब कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पर बताया जाएगा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इग्नोर ना करें। ठीक है, ये आपको एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि समझ लीजिए एक तरह से वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, सो जल्दी इन्हें देख लेते हैं। ये देखिए, खंड का आवंटित मतलब कि जो बोर्ड से है वहाँ से हमें पूछा गया और यहाँ से हमें 6 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, मतलब कि ये जो पद्यांश दिया है इसको पढ़कर हमें क्वेश्चन देने हैं। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता। इसके बाद आगे इसका आगे है दूर देखती जिनकी पहनी आंखों भविष्य मतलब कि आंख भविष्य का तम चीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़। सो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि जो क्वेश्चन हमें दिया फर्स्ट नंबर में यहाँ पर दिया क में व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। सो आंसर हो जाएगा व्यक्ति की दृष्टि पैनी होनी चाहिए, ये हो जाएगा आंसर। ख नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर बोला ऊंचे से ऊंचे सपनों को नियंत्रण देने का भाव क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा भविष्य में आगे बढ़ने का विचार देता है। ठीक है, ग नंबर क्या है कि नहीं झुका करते दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने झुकने की बात कही गई है। सो आंसर हो जाएगा कवि कहता है कि कोई भी परिस्थिति या परेशानी में व्यक्ति को झुकना नहीं चाहिए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते चलना है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको अथवा में पूछा जाएगा, अथवा में क्या पूछा जाएगा आपको गद्यांश दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि आपको एक पद्यांश हमेशा देखने को मिलेगा फर्स्ट नंबर पर, सेकंड उसका ही अथवा वाला रूप आपको गद्यांश से दिया हुआ रहेगा। सो हमें क्या यहाँ पर बोला, गंगा के डेल्टा के मतलब कि समुद्र छोर ने वनाच्छादित एक विस्तृत दलदली क्षेत्र को घेर रखा है जिसे सुंदरवन कहा जाता है। इस सुंदरवन की दर्दनाक दशा की खबरें आए दिन अखबारों में छपती रहती हैं। अब सुंदरवन भी सुंदर नहीं रह गया है, हमारी निर्दयता उसे मतलब कि भारी पड़ रही है। और यहाँ पर बात करेंगे गंगा का केवल पौराणिक यानी कि पौराणिक महत्व ही नहीं है, उसे आज के संदर्भ में भी देखना होगा। यही हाल यमुना का भी है। यहाँ गंगा की पहली तथा पश्चिमी सहायक नदी है। यह हिमालय पर्वतमाला में कमेत पर्वत के निकट से निकलती है। दिल्ली पहुँचने तक गंदगी के कारण यह नदी नलों में क्या हो जाता है, नले में बदल जाती है। जरा सा भी ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सारा भारत आज भी प्रमुख नदियों के समूह में बटा हुआ है। ये नदियाँ ही भारत की 125 करोड़ जनता को जीवन प्रदान करती हैं। सो इसीलिए ये माता के समान पूजनीय, वंदनीय तथा संरक्षणीय है। पर हम है कि माताओं की महिमा तथा श्रम के फल को भोगते हैं और उन्हें निराश, दरिद्र तथा दीन यानी कि बनाने पर उतर आए। अब आप ही सोचिए हमें कैसे हैं, यानी हम कैसे हैं। सो यहाँ पर जो उपयुक्त गद्यांश है इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पर नदी के बारे में बात लिखी हुई है तो ये नदियाँ हो जाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं खान में से बोला नदियाँ के समान पूजनीय और मतलब कि वंदनीय क्यों है। तो आंसर हो जाएगा नदियाँ भारत की 700 करोड़ लोगों मतलब जनता की मतलब जीवन को क्या करती है, प्रदान करती है, इसीलिए ये माता के समान पूजनीय, वंदनीय तथा संरक्षणीय है। और इसे हमें बदले में हम इनको क्या करते हैं, दुख देते हैं। आगे हमने नदियों को दरिद्र और दीन कैसे बना दिया, क्योंकि हमने नदियों को दरिद्र और दीन गंदगी के कारण ही बना दिया है, ये आंसर हो जाएगा। आगे आपको क्या बोला है, आगे आपको बोला खंड क में क्या बोला जो यहाँ पर दिया है अभिव्यक्ति व मध्यम तथा रचनात्मक लेखन लिखने पड़ेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर दिया वृक्षरोपण अथवा कोरोना एक महामारी के विषय में निबंध लिखो, दोनों में से एक को उतार मतलब किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखो पहले वृक्षरोपण और यहाँ पर देखो। सो पहले देखते हैं वृक्षरोपण क्या है। वृक्षरोपण, सो वृक्षरोपण क्यों करना चाहिए, जैसे मनुष्य मूलतः प्रकृति का बालक है, पूरी तरह से प्रकृति का ही बच्चा है। ठीक है, उसकी सारी आवश्यकताएं ही नहीं, जीवन प्रकृति पर भी निर्भर होता है, उनकी सारी आवश्यकताएं नहीं, जीवन भी हमें प्रकृति पर ही निर्भर होता है। जाएंगे तो प्रकृति में ही विलीन हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मनुष्य के पास जो कुछ है वह प्रकृति का ही दिया हुआ है। जब तक दोनों में संतुलन रहा मनुष्य सुखी रहा, किंतु उधर
मनुष्य ने जिस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है उसे देखकर कलेजा दहल जाता है। बात तो सही है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे, इसमें सबसे अधिक चिंताजनक बात है वृक्षों की कटाई, ठीक है। वनों में वृक्षों को काट छाट के ख़त्म कर देते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई यानी कि अंधाधुंध कटाई से वन्य जीवों का आश्रय यानी वन्य जीव जो रहते हैं उनका घर भी छीना जा रहा है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी भी होती जा रही है। बाढ़ की मतलब आवृत्तियाँ बढ़ी हैं। वन्य जीवों की खास श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और यहाँ पे बात करेंगे भूमि के अनुवर्तकता बढ़ी। हरियाली की विनष्ट हो जाने से वर्ष में निरंतर कमी आती जा रही है यानी कि वर्षा में, ठीक है। मतलब बरसात टाइम पे नहीं होता है और धीरे धीरे कम होते जा रहा है। एक टाइम ऐसा होगा जब बरसात ही नहीं होगा, जीवन संभव नहीं होगा। ऐसा हम लोग कर रहे हैं, खुद से नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। सो आगे क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे दिया भारतवर्ष वृक्षों को पहले से महत्व देता रहा है। हमारे यहाँ का यह कहा गया है कि 10 पुत्र एक वृक्ष समान होते हैं। इतना ही नहीं, पेड़ों को दूध भरी माता के रूप में देखा गया है। गाँवों के अधिकांश नाम वृक्षों पर आधारित है। बात तो सही है। आम, पीपल, बेल, नीम, बाँट, आंवले का तो धार्मिक महत्व माना जाता है। आज भी मनुष्य वृक्षों को पूजा करता है, किंतु वृक्षों के इस महत्व को हम जीवन अथवा व्यवहारिक रूप में देते रहे हैं। फलतः वृक्षों की कटाई इस प्रकार हो रही है, वे अब बदला लेने के लिए टूट के रूप में खड़े हो गए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, हिंदी के लेखक के अजित कुमार ने हमें सचेत करते हुए कहा है कि प्रकृति पर विजय गाथा हमारी पराजय गाथा है। हम अपनी तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ससावतता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पेड़ हमारे ससावत यानी कि लाभ से जुड़े हुए हैं। हमें पेड़ों को काटने से क्षणिक लाभ भले मिल रहा है, किंतु हम जिसे आहार समझ रहे हैं वह वस्तुतः विष के समान है। अतः प्रकृति की ओर मुड़कर ही हम मानव जाति की रक्षा कर सकते हैं। अब विलंब नहीं करना चाहिए और हमें क्या करना है, सारा विश्व वृक्षों के बिना और दुष्परिणाम को समझकर झंझना उठा है। इसी कारण अब गांव-गांव तक वृक्ष बचाओ वृक्ष लगाओ का अभियान तेजी से चल रहा है। ओके, और ठीक ही कहा गया है कि देश की है यही पुकार, बच्चों दो और वृक्ष हजार। इसी नारा का कार्यान्वयन विश्व की रक्षा के लिए कहा गया है। उसके बाद हमें अथवा के रूप में दिया है कोरोना जो एक महामारी है, तो इसको भी हमें साबित करना है और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रस्तावना क्या क्या है। प्रस्तावना सबसे पहले देखेंगे तो प्रस्तावना में है कि कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म, लोकप्रिय, प्रभावी वायरस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी जिसको WHO कहते हैं यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया। यह अनेक प्रकार के विषाणुओं का एक समूह है जो स्थानधारियों और पक्षियों में रोगों उत्पन्न करने वाली कोरोना महामारी के वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया है। और कोरोना वायरस क्या है, इसको समझते। कोरोना वायरस है क्या आखिर। कोरोना वायरस यानी कि CoV का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिनके संक्रमण में जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या तक हो सकती है। ऐसे वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था। वुहान एक जगह का नाम है, चीन के अंदर आता है, ठीक है। और बीमारी का क्या लक्षण है, यानी कोरोना तुमको कैसे पता चलेगा कि मेरे को कोरोना हुआ। सो इसका मतलब हो जाएगा WHO के अनुसार, यानी इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है या वायरस का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसमें बीमारी का लक्षण कम होने वाले दवाएं दी जा सकती है। जब तक आप ठीक ना हो जाए तब तक आप दूसरों से बिल्कुल अलग रहे। इसलिए तो बोला जाता है 2 गज दूरी रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, जब तक आप ठीक ना हो जाए, ठीक है। कुछ अस्पताल इसके इलाज में कि एंटीवायरल दवा का भी प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे करते हैं इसका बचाव क्या होना चाहिए, बचाव का क्या उपयोग होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि इसके अनुसार वैक्सीन लेना अनिवार्य है। हाथों को बार बार साबुन से धोना चाहिए तथा अल्कोहल आधारित हैंड का रब का इस्तेमाल करना चाहिए। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर करना चाहिए। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रखें। आगे मांसाहारी भोजन के सेवन से बचें तथा जंगली जानवर के संपर्क में आने से बचें।
यही एक रीजन है। दूसरा उपसंहार, इसको ख़त्म किया कैसे जा सकता है। सो विश्व संगठन, स्वास्थ्य संगठन मतलब पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस के अनुसार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग तथा लैब में लोगों की जांच की जानी चाहिए। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारियां की है। इसके अलावा किसी भी तरह के अफवाह से बचने तथा खुद की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिससे कि कोरोना से निपटाया जा सकता है। सो गाइज, यही था, मतलब कोरोना वायरस एक महामारी है, यही आपको लिखना था। ओके, ये था आपका कोरोना वायरस और यहाँ से आपका था वृक्षरोपण। ये दो हमने क्या किया, पैराग्राफ्स को देख लिया। ये बात करते हैं यहाँ पर ख नंबर, इसमें बोला आपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें खेल सामान उपलब्ध कराने की प्रार्थना की गई। खेल सामान, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिनांक लिखना है, दिनांक तो लिखना ही पड़ेगा। और सेवा में यहाँ से शुरू करेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जिला स्कूल रांची। आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। विषय किस बारे में लिख रहे हैं, खेल सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में। उसके बाद लिखेंगे महोदय। महोदय यानी सविनय निवेदन यह है कि आगामी महीने में ही अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होने जा रही है। इस बार अत्यधिक वर्षा की वजह से हमारे विद्यालय के खेल मैदान की स्थिति खराब हो गई है। किसी भी खेल की समुचित तैयारियां अब तक नहीं हो पाई है। मैदान में कई स्थानों में गड्ढे बन गए हैं। क्रिकेट की पिच जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। बैडमिंटन कोर्ट की हालत भी अच्छी नहीं है। दौड़ के ट्रैक का रेखांकन मिट गया है। तो आपसे प्रार्थना है कि खेल के मैदान की मरम्मत कराकर उसे खेलने लायक बनवाएं और मैदान के गड्ढों को भरवाकर उसे समतल कराने की कृपा करें। क्रिकेट की पिच को भी नया बनवाने की आवश्यकता है। महोदय, इस वर्ष अभी तक खेल के नए सामान खरीदे नहीं गए हैं, इसलिए हम खेलों का अभ्यास भी अब तक शुरू नहीं कर पाए हैं। पिछले साल अभ्यास की कमी के कारण हमारी टीम जो है जीतने में सफल नहीं हो पाई और इस वर्ष पर्याप्त अभ्यास कर हम प्रतियोगिता में जीत दर्ज करना चाहते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि शीघ्र ही खेल सामग्री और मैदान की व्यवस्था कराने की कृपा करें ताकि हम अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में बेहतर खेल का प्रदर्शन कर सकें। आपको बस इतना ही लिखना है। उसके बाद आपको लिखना धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र एंड आपका नाम एंड स्कूल नेम। ओके, सो गौ नंबर में आपको फिर पूछा जाएगा, जैसे आपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था के बिगड़ते स्थिति पर किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, एडिटर को लिखना है। ठीक है, जो मान लिया जो आपके इलाके में बहुत ज़्यादा जो या फिर आपका जैसे यहाँ पर बोला कानून और व्यवस्था जो बिगड़ती जा रही है, इसके बारे में आपको लिखना है। सो सबसे पहले दिनांक तो आप लिखबे करेंगे। सो आप लिखेंगे सेवा में संपादक महोदय। ओके, उसके बाद दैनिक भास्कर, यानी कि किसको आप बता रहे हैं, दैनिक भास्कर रांची। आप हिंदुस्तान चुन सकते हैं, प्रभात खबर चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप दैनिक भास्कर है तो दैनिक भास्कर ही लगा सकते हो। आगे महोदय, यहाँ पर बोला है पिछले कुछ समय से हमारे क्षेत्र में चोरी, हिंसा, मारपीट, लूट खसोट आदि की घटनाएं जो है तेजी से बढ़ी हैं। परसों ही मोहल्ले के एक व्यापारी के घर में डकैती हुई। डकैतों ने इस क्रम में मतलब कि क्या किया, रात्रि प्रहरी की निर्मम हत्या कर दी। मतलब कि एक तो लूट ही लिया, साथ ही साथ उनको मार भी दिया। फ्लैटों के नीचे खड़ी मोटरसाइकिलें, स्कूटर आदि चोरी हो गई। अभी तक 4 दिन पूर्व ही एक महिला के गले से सोने का हार खींचकर ले गया। महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं तो आम हो गई है। कुछ लोग पार्क में बैठकर जुआ खेलते हैं और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। आपराधिक तत्व इधर उधर घूमते दिखाई पड़ते हैं। सो उसके बाद आगे क्या है, आगे आपको बोलेंगे अतः आपसे अनुरोध है कि क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए पुलिस गश्त का उचित प्रबंधन करे तथा संदिग्ध लोगों की गहन जांच पड़ताल करें। उसके बाद आपका यहाँ पर लिखना भावदीय, मतलब आपको यहाँ पर लिखना होगा भावदीय। उसके बाद आप अपना नाम और किस गाँव से है और आपका जिला कहाँ पड़ता है, ये सारी चीज़ आपको लिखनी पड़ेंगे। देन आगे यहाँ पर क्या दिया, पत्रकारिता किससे कहते हैं या पत्रकारिता के प्रकारों को लिखे। सो सबसे पहले इसका आंसर देखो, पत्रकारिता लेखन, साहित्य लेखन, भिन्न, सरल, सहज, सीधी, मतलब कि गैर जरूरी विशेषणों, शब्दकोशी शब्दों और मतलब कि पिष्टिक्तियों से मुक्त भाषा शैली में पत्रकार द्वारा किसी समाचार पत्र या जनसंचार के किसी माध्यम से समाज के मतलब कि प्रबुद्ध एवं विशिष्ट वर्गों से लेकर अति सामान्य लोगों को सूचना देने, शिक्षित करने एवं जागरूक बनाने के लिए किया जाने वाला लेखन है। सो यहाँ पर मतलब उसके बाद हमें बोला पत्रकारिता कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आंसर देखिए कि ये 5 प्रकार के होते हैं। पहले तो खोज परख या खोजी
पत्रकारिता, दूसरा है विशेषीकृत पत्रिका, उसके बाद है वॉचडॉग पत्रकारिता, एक है एडवोकेसी पत्रकारिता और एक है वैकल्पिक पत्रकारिता। ये 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद खंड ग से आपको पूछा जाएगा पाठ्य पुस्तक यानी आपके बुक से, जो 5 मार्क्स का रहेगा। देन यहाँ से होगा जैसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक का काव्य सौंदर्य लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें दिया है यानी कि इसका अर्थ हमें बताना है। तो यहाँ पे दिया है चंपा कले कले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो प्रस्तुत गद्यांश दिया है इसमें प्रसिद्ध प्रतिवेदी मतलब कि जैसे प्रगतिवादी कवि मतलब कि त्रिलोचन द्वारा रचित है। किनके द्वारा रचित है? त्रिलोचन। और चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, नमक कविता में से उद्गृत है, यानी कि काले काले अक्षर जो है यानी चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, इस कविता का नाम है, ठीक है। तो मतलब बोला है इसमें उन्होंने साक्षरता के माध्यम से अनजान चंपा नामक गवाला बाला का यानी कि क्या क्या चित्रण किया गया है। वह लेखक को लिखते पढ़ते देखकर हैरान होती है। सो यहाँ पर देखते हैं क्या है काव्य का सौंदर्य, तो आंसर हो जाएगा कविता अत्यंत सरल तथा सादगीपूर्ण है। ग्रामीण अंचल के वातावरण को साफ करने के लिए ग्राम्य शब्दों का प्रयोग अनुकूल बन पड़ा है, जैसे अक्षर चिन्हित मतलब अचरज, चंपा का अक्षरों को देखकर आश्चर्यचकित होना एक सशक्त एवं सजीव प्रयोग है। सो यहाँ पे जो हमें दिया है इसके बाद कि काले काले तथा खड़ी जैसी पुनरुक्तिक पूर्ण शब्दों से अभिव्यक्ति मतलब कि रोचक बन पड़ी है। सो ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर जैसे ख नंबर में इसके बाद क्या दिया है कि मतलब खुदा ने ना सही आदमी का ख्याल सही, ये लोग कितने मतलब कि मुनासिब है इस सफ़र के लिए। सो इसका हमें क्या करना, काव्य सौंदर्य निकालना। तो यहाँ पर बोला है कवि ने भारतवासियों की दबी कुचली आवाज़ पर कटाक्ष किया, यहाँ की धार्मिकता यथार्थ से मुंह चुराने का एक मतलब कि साधन भर है। इस यथार्थ का मार्मिक अंकन हुआ, पाँव से पेट ढकने का बिंब अत्यंत मनोहारी बन पड़ा है। दुष्यंत कुमार गज़लों के लिए जाने माने जाते हैं, यहाँ उनकी गज़ल लेखन कला का सुंदर उदाहरण जो है प्रस्तुत है। उसके बाद आगे यहाँ पर उर्दू शब्दवाली का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, छोटे छोटे स्वाभाविक शब्दों का स्वाभाविक एवं प्रभावपूर्ण प्रयोग हुआ है। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन से आपको जो 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन और यहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर बोला किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दें। तो यहाँ पर है चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ते पर बाजार मतलब कि बाजार गिरे हैं। सो आंसर हो जाएगा चंपा नहीं चाहती कि उसकी शादी के बाद उसका पति धन कमाने के लिए कलकत्ता जाए, ठीक है। कलकत्ता उसके परिवार को तोड़ने वाला है, उसे उसके पति से अलग करने वाला है, वह इसे कलकत्ता या महानगरों को सहन नहीं कर सकती है, इसीलिए वह कहती है कि कलकत्ता पर क्या गिरा है, बजर गिरे हैं। बस यही रीज़न है, वो मतलब अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहता है। आगे कवि अपना गज़ल में चिराग के माध्यम से क्या संकेत करता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ चिराग का अर्थ होता है सुविधाएं और लाभ के अवसर, जो कि एक घर के लिए अनेक की योजना थी, पर स्थिति यह आई है कि एक शहर के लिए लाभ का अवसर अब भी क्या है, उपलब्ध नहीं है। नंबर है क्योंकि हमें 3 प्रश्न, तीनों में से नहीं 2 प्रश्नों को हमें चुनने हैं और इसमें 3 प्रश्न दिया। आओ मिलकर बचाएं में कवियात्री क्या बचाने की प्रेरणा देती। तो आंसर हो जाएगा कवियात्री निर्मला पुतुल लोगों को इस दिशा में प्रेरित करना चाहती है कि हमारे समाज में आशा, विश्वास और सपने जो टूटते जा रहे हैं उन्हें बचाया जाए। निराशा और अविश्वास के इस दौर में भी ये भावनाएं पूरी तरह मरी नहीं है, हमें इन्हें चाकर रखना चाहिए क्योंकि अभी भी समय है। बस यही बचाने के लिए मतलब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। दूसरी हमें यहाँ पर 3 प्रश्न का आंसर देने होंगे, ठीक है, 2 प्रश्न का आंसर देने होंगे जो 3 मार्क्स का होगा, 2 प्रश्न का जो 6 होगा। यहाँ पर किन्हीं में से एक मतलब निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देंगे। सो यहाँ पर देखो भारत माता के प्रति नेहरू जी का क्या मतलब अवधारणा थी। सो आंसर हो जाएगा नेहरू जी की भारत माता के बारे में अवधारणा यह थी, क्या थी, भारत की नदियाँ यानी कि पहाड़, जंगल के खेत, सारी धरती और इस पर रहने वाले करोड़ों लोग अब भारत माता के अंग हैं, इन सब के योग का नाम ही है भारत माता। बस ये उन्होंने कहा था। आगे यहाँ ख नंबर क्या लिखा गया है, ख नंबर में लिखा है क्या आप हेडमास्टर को ट्यूशन में सहायता करने का दोषी मानते हैं, क्यों। सो आंसर हो जाएगा इस नाटक का हेडमास्टर ट्यूशन के काले धंधे में प्रत्यक्ष रूप से दोषी नहीं है।
वह किसी अध्यापक का समर्थन नहीं करता, परंतु वह अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह आवश्यक है। स्कूल का मुखिया होने के नाते उसका एक दायित्व है कि वह ट्यूशन पर लगाम कसे। कोई भ्रष्ट अध्यापक ट्यूशन के लिए छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। यदि उसे इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो तुरंत उस पर कार्यवाही करें, परंतु ऐसा कुछ नहीं करता, इसीलिए लापरवाही के कारण वह दोषी हम उनको मानते हैं। ठीक है, ये इसके माध्यम से पता चलता है। आगे स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो आंसर हो जाएगा स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए इस प्रकार का यानी सब प्रकार की कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। एक तो वे संचार के माध्यम से रहित है, दूसरा है बिजली सड़क दुर्दशा आदि से भी वो रहित है, यानी उनके यहाँ नहीं है। वहाँ हरियाली है ना पेड़ है, ना हरियाली है ना पेड़, ना वहाँ वर्षा भी नहीं होती, इसीलिए फसलें भी बहुत कम होती है। वर्ष में एक बार बाजरा, गेहूँ, मटर, सरसों की फसल होती है। उसके बाद आगे बात करते हैं, वहाँ के किसी प्रकार का फल नहीं पैदा होता, ना ही घर को गर्म रखने के लिए लकड़ी पैदा होती है। वहाँ की चोटियाँ 14,000 से 21,000 फीट तक ऊंची है तथा दुर्गम है। वहाँ सर्दी इतनी होती है कि खाल को छील डालते हैं, इसीलिए अधिकांश समय जो है घरों में दुबक कर रहना पड़ता है। आगे बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, शेखर जोशी अथवा निर्मला पुतुल की किन्हीं दो रचनाओं को नाम लिखे, यानी दो रचनाओं के नाम लिखे। ये आपको हमेशा 6 नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शेखर जोशी की देखो मेरा पहाड़ और हलवाहा, ये इसका 2 है। उसके बाद निर्मला पुतुल का अपने घर की तलाश में और नगड़े तरह की बजते शब्द, ये इनका 2 है। आगे यहाँ पर आली अंधारी रचना बेबी की व्यक्तित्व समस्याओं के साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं, किन्हीं 2 समस्याओं पर अपने विचार प्रकट करो। सो आंसर हो जाएगा मतलब कि आलो अंधारी रचना में बेबी की व्यक्तित्व समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक समस्याओं को उठाया गया है, जैसे समाज में स्त्री की दशा, लोगों का अभाव में जीना, सार्वजनिक शौचालयों का अभाव तथा परिवार के लोगों का अपने से मतलब कि मोह भंग होना, या फिर 2 मुख्य समस्याएं इस प्रकार है। पहले समाज में स्त्री की दशा को लेते हैं। एक अकेली रह स्त्री को समाज में तने बहुत कुछ सुनना पड़ता है, क्योंकि क्या उसे अपनी इच्छा से जीने को हक नहीं है। अकेले मजबूर स्त्री की मदद करने की बजाय उसे परेशान किया जाता है, ये समस्या है। दूसरा है कि सार्वजनिक शौचालय का अभाव, कई क्षेत्रों में घरों में शौचालय या बाथरूम नहीं होते, ऐसे में पुरुषों का काम तो चल जाता है, मगर स्त्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को समाज ही दूर कर सकता है। आपसी भेदभाव भूलकर हम स्त्री जाति का सम्मान करें व असहयोग की सहायता करें, तथा तभी इन समस्याओं का निदान हो सकेगा। तो इसका आंसर आपको यही लिखना है। तो में आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जब लेखिका ने अपनी रचना अपने नाम के साथ पत्रिका में छपी तो देखी तो उसकी मन स्थिति कैसी थी। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि एक दिन अचानक लेखिका एक पैकेट मिला। उस पैकेट में लेखिका के लिए एक कि पत्रिका थी। ठीक है, लेखिका पत्रिका के पृष्ठ पलटने लगी। एक जगह उसने अपना नाम देखा, लिखा था आलो आदरी बेबी हलदार। उसका मन खुशी से नाचने लगा। उसे जेठू की याद आई और आशापूर्ण देवी भी व्यस्त समय में लेखन करती थी। वह भूल गई कि चाय के लिए पानी आग पर चढ़ा रखा है। वह चाय बनाकर भागी और बच्चों के पास गई, कहा कि देखो देखो एक चीज़, और उसने सबको अपना नाम दिखाया। वह अत्यंत बहुत ज़्यादा खुश थी। ठीक है, यही उनकी दशा थी। आगे है यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे क्या पूछा है, तातुस लेखिका को देखकर प्रश्न क्यों हो उठते थे। तो आंसर हो जाएगा तातुस सारा दिन अकेले रहते थे, उनके साथ उनका छोटा बेटा रहता था मगर एकांतवासी था। वह किसी से बात नहीं करता था। तातुस लेखिका को अपनी बेटी की तरह मानते थे। उसे बातें करके उन्हें खुशी मिलती थी, उससे उनकी उदासी दूर हो जाती थी और लेखिका के साथ हंस बोलकर उनको आनंद अनुभव होता था। यही कारण था कि वह लेखिका को देखकर खुश हो जाया करता था। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा में ये क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। यहाँ पर दिया जैसे अथवा में। ठीक है, लेखिका बेबी हलदार बाहर किसी व्यक्ति से बात क्यों नहीं करता। तो आंसर हो जाएगा घर के बाहर लेखिका बेबी हलदार किसी से भी अधिक बातें नहीं करती, क्योंकि उसने औरतों में बैठना भी नहीं सीखा था। कभी कभार खड़ी भी होती तो वहीं बातें शुरू हो जाती है। कैसी रहती हो बच्चों के साथ अकेली, तुम्हारा पति कहाँ रहता है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता,
अपरिचित लोग भी लेखिका से बातें करने की कोशिश में रहते थे, मगर वह उनका आशय और मंशा समझती थी। इन्हीं कारणों से लेखिका बाहरी लोगों से दूर बनाए रखती थी, मतलब जब भी मिला उनको वो सवाल उठाने लगती हैं। तो इसी वजह से लेखिका जो है वो घर के अंदर ही रहता है। सो ये था आपका आज का वायरल क्वेश्चन पेपर जो आपको सेकंड सिटिंग में आपको देना होगा। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।